हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिटेल से समझा था नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, टाइगर रिजर्व क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से हमने समझ लिया था लास्ट वाली क्लास में। आज हम लोग समझने वाले हैं इको सेंसिटिव जोन के बारे में, साथ ही साथ एक C2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन क्या चीज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। आपको डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे थे, पिलर नंबर 2 के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे थे। अब इसी में कुछ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली आगे कवर करना था, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट और ट्रीटी भी हमको कवर करना था बायोडाइवर्सिटी वाले, लेकिन उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब ये पिलर नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग कवर कर लेते हैं कुछ इको सेंसिटिव जोन क्या चीज़ होता है। साथ ही साथ हम लोग कवर करने वाले हैं एक C2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन क्या चीज़ होती है, इसको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इको सेंसिटिव जोन, पर्यावरण संवेदी क्षेत्र। इको सेंसिटिव जोन, पर्यावरण संवेदी क्षेत्र। संवेदी क्षेत्र क्या चीज़ होता है भाई? देखो, एक जैसे नेशनल पार्क हमने कल पढ़ा था, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, या इसके अंदर एक कोर एरिया है। कोर एरिया के बाहर कोर एरिया के बाहर एक 10 किलोमीटर का एरिया जो ट्रांजिशन का काम करता है नेशनल पार्क और जो बफर जोन है, कोर जोन और बफर जोन के बीच में एक ट्रांजिशन का काम करता है, इसी को बोल देते हैं हम इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, कि भैया यहाँ पर आप ऐसा कुछ काम मत कीजिए जिससे नेशनल पार्क या कोर एरिया में कोई प्रभाव पड़े। तो इको सेंसिटिव जोन्स क्या है? इको सेंसिटिव जोन्स एक ऐसे एरिया हैं जिसको नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोटेक्टेड एरिया कोई है, नेशनल पार्क है या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके चारों तरफ का एक एरिया जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को लगता है कि ये जो है एक फ्रेजाइल जोन है, जहाँ पर हमको कोई अदर टाइप की एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटी या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, जिससे यहाँ के जो एनिमल्स हैं या प्लांट हैं उन पर किसी प्रकार का इम्पैक्ट हो। तो उसके लिए हम बनाते हैं इको सेंसिटिव जोन। कहानी वेस्टर्न घाट की है। वेस्टर्न घाट में एक्चुअली इको सेंसिटिव जोन बनाए जाने को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। उस टाइम एक कमिटी बनी थी, माधव गडगिल, एम गडगिल, माधव गडगिल की अध्यक्षता में 2010 में एक कमिटी बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी। इन्होंने रिकमेंड किया था कि पूरे वेस्टर्न घाट का तकरीबन 67% एरिया उसको आप घोषित कर दीजिए इको सेंसिटिव जोन। पूरा वेस्टर्न घाट तो ऐसा है नहीं कि वो पूरा नेशनल का पार्क है, वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, तो वो पूरा एरिया इको सेंसिटिव नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि 67% एरिया जो है उसको आप घोषित कर दीजिए इको सेंसिटिव जोन। ऐसा माधव गडगिल, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, माधव गडगिल ने ये सा रिकमेंडेशन कर दिया था। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इको सेंसिटिव बना देते हैं? इसलिए ताकि वहाँ पे जो बहुत क्रूशियल एनिमल्स हैं या क्रूशियल प्लांट्स हैं या इंडेंजर्ड प्लांट या एलिमेंट एनिमल्स हैं, वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए हम इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इको सेंसिटिव जोन कहीं पर डिफाइंड नहीं है कि इसके लिए पर्टिकुलर कोई एक एक्ट आया हो और उसमें इको सेंसिटिव जोन टर्म आ गया हो, ऐसा नहीं है। दो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जिनके बारे में आपको पता भी होगा। एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि 10 किलोमीटर का जो एरिया है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसको आप फ्रेजाइल जोन के तौर पे घोषित कर दो या इको सेंसिटिव जोन के तौर पे घोषित कर दो। कोई नेशनल पार्क है या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दीजिए। ऐसा वाइल्ड लाइफ ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 तक जो चल रहा था, जो खत्म हो गया अभी, वो स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि भैया ऐसा आप कीजिए, ऐसा आप कीजिए कि 10 किलोमीटर का एरिया आप घोषित कीजिए। तो ये नेशनल एक्शन प्लान में भी सेम बात, जो जो ये एक्ट है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बातों को लागू करने के लिए
नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है लाया गया था, और नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इस बात को इंश्योर करवाता है कि भैया 10 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है वो जो है इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, ठीक है। स्टॉक एब्जर्बर होना चाहिए। एक ट्रांजिशन जोन होता है ना, कि किसी तरीके से अगर किसी एनिमल को कोई प्रभाव पड़ने वाला है किसी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से, तो वो ना पड़े, इसके लिए उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दीजिए, ठीक। साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसी के चलते बहुत सारे जगहों पे आपने साउथ इंडिया में देखा होगा कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के चलते बहुत सारे एनिमल्स मारे जा रहे हैं। फॉरेस्ट लगातार कम हो रही है, डिप्लीट कर रहे हैं, लगातार कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, फॉरेस्ट डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सब को कम करने के लिए हम इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, कोई लीगल स्टेटस नहीं है, बट हमारे पास एक एक्ट है, जिस एक्ट का नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके तहत जो है ये इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया जाता है, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बारी कंफ्यूज करने के लिए आ गया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था ना, कब, 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो आया था, वो क्या इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर करता है? नहीं। इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर करने का जो भी बात है, थोड़ा बहुत जो पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है, वो पूरी बात करी गई है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। उसके अलावा कुछ करंट डेवलपमेंट हुए हैं, उनको आपको समझना चाहिए, उनको देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। एक है मंगल वनम, मंगल वनम बर्ड सेंचुरी। ये देखिए यहाँ पे, ये बहुत आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मुझे अच्छा इमेज मिला नहीं। तो जो मंगल वनम बर्ड सेंचुरी है, इसके आसपास तकरीबन 1.5 किलोमीटर एरिया को अभी घोषित किया गया था इको सेंसिटिव जोन के आसपास। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, बाद में उसको 1 किलोमीटर और एक्सटेंड किया गया 2020 में। तो ये आपको समझना है कि ये मंगल वनम कहाँ पे है। मंगल वनम आपका केरला में है। केरला में बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, और बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। ये मंगल वनम जो है अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, क्योंकि एक इको सेंसिटिव जोन है। साथ ही साथ एक और जो है हाल फिलहाल में घोषित किया गया है, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। अभी गोमुख से उत्तरकाशी तक जो है अभी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको याद रखना है। रिसेंटली भागीरथी इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। ये दूसरा वाला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। कुछ एक लोकेशन और जान लीजिए जो इको सेंसिटिव जोन के तौर पे घोषित किए गए हैं पहले, जैसे कि एक है सुल्तानपुर। ये थोड़ा सा पेज मिल जाता तो मैं नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ लोकेशंस है जिनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नेशनल बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो एक ये है, ठीक है, हरियाणा में। दूसरा दूसरा है करनाला, करनाला बर्ड सेंचुरी। कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में। फिर क्या है? बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? कर्नाटक में, बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे? कर्नाटक में है, ओके। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, ओखला बर्ड सेंचुरी जो है, ओखला, ओखला दिल्ली में, ओखला में दिल्ली में, ठीक है। ये सब इको सेंसिटिव है। उसके अलावा सुंदरबन, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव जोन है, जो मैंने आपको बताया ही। उसके अलावा पुलिकट, पुलिकट बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रीजन में ये पड़ती है। तो ये जो है लास्ट हमारा जो है अभी करंट अफेयर्स का, वो ये इको सेंसिटिव जोन इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन सबको याद रखना, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। कौन? सुल्तानपुर है, करनाला है, बांदीपुर है, ओखला है, सुंदरबन है, वेस्टर्न घाट है और
होलिकट बर्ड सेंचुरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वेस्टर्न घाट जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, उसको लेकर क्या डेवलपमेंट हुए हैं पिछले सालों में। देखिए, वेस्टर्न घाट को लेके बहुत परेशानी चल रही थी क्योंकि वेस्टर्न घाट लगातार प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते वहाँ पे जो एनिमल्स थे और जो वहाँ पे प्लांट्स थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी कटाई हो रही थी। प्लांट्स जैसे कि आपके रेड सैंडर्स की बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही थी। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे, नीलगिरी नीलगिरी तार वगैरह, उनकी पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसके चलते हमेशा ये बात चर्चा में रहती थी कि कैसे भी करो वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित करो और जो इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं वेस्टर्न घाट में, उसको रोकिए कैसे भी करके। तो इसके चलते 2010 में क्या किया गया कि एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम था एम गडगिल कमेटी। माधव गडगिल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई 2010 में। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने इसको बनाया था। फुल नेम क्या था? वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट एंड पैनल। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम था। एम गडगिल की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन करी। इन्होंने सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी, इन्होंने कहा कि 67% एरिया जो वेस्टर्न घाट का है, उसको आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दो। तो जब ये इन्होंने कहा कि 67% एरिया, तो उसके चलते हुए वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका जो आवक था, वो वेस्टर्न घाट पे ही डिपेंड करता था। वो लकड़ी कट काट के लेके आते थे या वहाँ से जड़ी बूटी लेके आते थे या माइनिंग करते थे बहुत सारी चीज़ों का। जिसके चलते क्या होता था कि वो अपना जीवन यापन कर पाते थे। लेकिन जब इन्होंने कहा कि 67% एरिया को आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दो, तो इसका मतलब है कि ये सारी एक्टिविटी जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग उसमें खेती भी करते थे। इसके चलते किसान और वहाँ के जो लोकल ज़मींदार थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से माधव गडगिल की जो रिपोर्ट थी, उसका विरोध कर दिया। सरकार भी सहम गई, सरकार पीछे हटी और माधव गडगिल ने जितने इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन किए थे वेस्टर्न घाट को लेकर, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक, तो सरकार पीछे हट गई, माधव गडगिल ने जो रिकमेंडेशन किया, वो सब रखा का रखा रह गया। अब फिर इसके बाद एक कमेटी और बनती है। इसके बाद एक कमेटी बनती है जिसका नाम है के कस्तूरी रंजन कमेटी। के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में कमेटी बनती है। इन्होंने जैसे उन्होंने कहा था 67% एरिया को आप घोषित कर दीजिए इको सेंसिटिव जोन। इन्होंने कहा कि आप पूरा 67% एरिया को नहीं, बल्कि आप सिर्फ 37% एरिया को आप घोषित कीजिए इको सेंसिटिव जोन। ठीक, सिर्फ 37% एरिया को, यानी तकरीबन 60,000 हेक्टेयर होता है। तकरीबन 60,000 हेक्टेयर को इन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दीजिए। यहाँ पर किसी प्रकार की माइनिंग, किसी प्रकार की खेती, किसी प्रकार का नॉर्मल खेती, मतलब जो मैंने पहले भी बताया कि आदिवासियों को बहुत सारी चीज़ों करने की अनुमति रहती है। आदिवासी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ट्राइबल जो है वो अपना अ, वो जो ग्रेजिंग भी करवा सकते हैं, साथ ही साथ वो मल्टीपल टाइप की जो क्रॉप होती हैं उसको वो उगा सकते हैं ऐसे इको सेंसिटिव जोन में। तो उनको अपवाद को छोड़ दीजिए, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कोई भी जाके वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। तो 67 की जगह इन्होंने 37% कर दिया। ठीक है, तो 37% का जो रिकमेंडेशन किया, वो किन्होंने किया? के कस्तूरी रंजन साहब ने किया। उसके अलावा बैन कर दीजिए माइनिंग, सैंड माइनिंग, ये सब। हाइड्रो प्रोजेक्ट को इन्होंने कहा कि अलाउ करते हैं। उन्होंने हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी मना कर दिया था, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो जाएगा पूरे साउथ इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि नए थर्मल पावर प्लांट्स तो नहीं बनाइए, इको सेंसिटिव जोन में नए थर्मल पावर प्लांट्स नहीं बनाइए, लेकिन जो पुराने थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनको आप बंद भी मत कीजिए। ठीक है, तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन किया था। जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री थी, उन पर बैन लगा दीजिए, ये इन्होंने कहा था। साथ ही साथ फॉरेस्ट डाइवर्जन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अगर अलाउड भी होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स आपको लाने पड़ेंगे। तो ये के कस्तूरी रंजन साहब ने इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन किए थे वेस्टर्न घाट को लेके। लीगल स्टेटस की बात करी गई है यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये बात करता है इको सेंसिटिव जोन का, लेकिन कोई ऐसा वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। मैंने पहले बताया कि स्पेशल कोई एक वर्ड नहीं बनाया गया है इको सेंसिटिव जोन टाइप का।
किसी भी एक्ट या किसी भी ऐसा प्रावधान में इस शब्द को नहीं गढ़ा गया है। ये जो है बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया इको सेंसिटिव जोन हमको घोषित करना है और इसके जो प्रावधान है वो 86 से लिए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई वर्ड इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। उसके अलावा परमिटेड क्या चीज़ें हैं? देखिए बहुत सारी जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की प्रैक्टिसेस जो लोकल कम्युनिटीज़ करती हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं आप इको सेंसिटिव ज़ोन में। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है? ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत सारी फार्मिंग कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ का भी यूज़ कर सकते हैं आप इको सेंसिटिव ज़ोन में। तो ये कुछ चीज़ें हैं इको सेंसिटिव ज़ोन के बारे में जो अलाउ किया गया है इको सेंसिटिव ज़ोन में। लेकिन मोस्टली जो नॉर्मल कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नॉर्मल एग्रीकल्चर कोई जाके वहाँ लैंड खरीद के और एग्रीकल्चर करे या खेती करे, तो वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है इको सेंसिटिव ज़ोन में। और तकरीबन 6-7 नाम मैंने लिए हैं, वेस्टर्न घाट और सुंदरवन और हरियाणा में सुल्तानपुर। तो ये सब जितने इम्पोर्टेंट हैं, ये सब इको सेंसिटिव ज़ोन है और यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। विद द रेफरेंस टू इको सेंसिटिव ज़ोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? देखिए, जवाब दीजिए। 1 मिनट का वक़्त लेते हैं। ओके, आई होप कि क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। देखो, पहला जो है इसमें कह रहा है, इको सेंसिटिव ज़ोन जो एरिया है वो डिक्लेयर किए जाते हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। नहीं, बिल्कुल नहीं। 86 दिया होता तो हम लोग मानते, 1986। ठीक है, 1986 के अंतर्गत ही डिक्लेयर किए जाते हैं। हालाँकि इको सेंसिटिव ज़ोन टर्म मेंशन नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके अलावा द पर्पस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। सभी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या बैन किया जाता है, यहाँ पर प्रतिबंधित किया जाता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर के अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, अडॉप्टेशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये सब भी हैं जो इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत परमिटेड हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है। तो इसलिए जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, चलिए, नाइदर वन नॉर टू। अब एक और बात बचती है, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में? कंजर्वेशन रिजर्व कैन बी डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन एरिया ओन्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई एरिया जो स्वामित्व गवर्नमेंट के तहत है, गवर्नमेंट को है, उस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पे घोषित किया जा सकता है। ठीक है, जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में जो ट्रांजिशन जोन का काम करते हैं, उनको घोषित किया जाता है कंजर्वेशन एरिया। ठीक है, कंजर्वेशन एरिया कौन सा होता है? ऐसा एरिया जो किसी दो बड़े इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरिया को कनेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कंजर्वेशन एरिया। ठीक है, और यहाँ पर जो लोगों के राइट्स हैं, जो आसपास जो लोग रहते हैं, उनको प्रभावित नहीं किया जाता है। वो अपना डे टू डे का पूरा काम जो करते थे नॉर्मल तरीके से करते हैं। बस जो है कोई ऐसा प्रोफेशनल काम या ऐसा बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं आप कंजर्वेशन एरिया में जो किसी भी तरीके से वहाँ के एनिमल्स या प्लांट को प्रभावित करता हो। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? इसको डिक्लेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कोई प्राइवेट या कम्युनिटी लैंड को। यहाँ पर कौन सा लैंड था कि कोई ऐसी लैंड जो जिसकी स्वामित्व किसके पास हो, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई लैंड जो प्राइवेट है या कोई कम्युनिटी लैंड है, उसको अगर आपको कुछ डिक्लेयर करना है तो वो कम्युनिटी रिजर्व के तहत जाएगी और इसका पूरा देखभाल जो है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी करेगी जिस कम्युनिटी से आपने वो लैंड लिया है। ठीक है, तो वो लोग एक तरीके से वॉलंटियर के तौर पे काम करेंगे। उस पूरे पर्टिकुलर जो एरिया होगा, उस पूरे एरिया में ये वॉलंटियर के तौर पे काम करेंगे जिससे आपने ये ज़मीन ली है। और यहाँ पर भी किसी प्रकार से लोकल लोगों के राइट्स को अफेक्ट नहीं हो किया जाता है। लोकल लोगों के राइट्स बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं कम्युनिटी रिजर्व में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। ठीक है।
उसके अलावा एक और टॉपिक बचा है जिसका नाम है सेक्रेड ग्रोव्स। ये क्या चीज़ है भाई? देखो भारत जो है ऐसा देश है जहाँ बहुत ज़्यादा नेचर की पूजा की जाती है, नेचुरल प्रोटेक्शन किया जाता है। तो अब होता क्या है कि हम जैसे मान लो कि खासी या जयंतिया हिल्स में आप जाइए तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग रहते हैं जो जंगलों को पूजते हैं। तो जंगलों को पूजने के कारण का उनका मकसद क्या होता है? मकसद इतना सा होता है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए, ठीक है? तो ऐसे एरिया जिनको किसी भी तरीके से कल्चरल या रिलीजियस रीजन से प्रोटेक्शन के तहत लाया जाता है, उनको बोलते हैं ठीक है? तो खासी, जयंतिया हिल्स, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट कर्नाटक और महाराष्ट्र में, उसके अलावा बस्तर का कुछ एरिया मध्य प्रदेश में, ऐसे बहुत सारे पवित्र जगहें हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी या पोचिंग या एनिमल्स की किलिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको पवित्र माना जाता है उन जगहों को। और उन पवित्र जगहों पर किसी प्रकार का जो है आप किलिंग नहीं कर सकते, कटाई नहीं कर सकते, ना आप किसी एनिमल को मार सकते हैं, ना कोई प्लांट काट सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जगह पवित्र है उनके लिए और पवित्र होने के कारण से ये उस जगह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी जगहों को सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं। तो ये एक लास्ट टॉपिक था जो कि हमें पढ़ना था। अब इसके बाद हम एक C2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन की ओर बढ़ेंगे, तो उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर